हेलो एवरीवन। आरएसएमएसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये ऑनलाइन क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है और जैसा कि हमारी ये क्लासेस पहले से चली आ रही है, तो आज जो क्लास 28 है उसमें मैं जो लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसी की ये सेकंड क्लास है बेसिकली। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे स्टोन्स के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टोन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब जो आज का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक रिलेटेड है ब्रिक्स, लाइम एंड जिप्सम। देखिए जिप्सम तो बहुत स्मॉल टॉपिक है, लेकिन ब्रिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि करीब बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सीटिंग यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 11-12% का वेटेज है इसका। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, लास्ट जो क्लास है उसमें स्टोन मैंने डिस्कस किया था, यहाँ ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन दोनों ही टॉपिक में जो मैसनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो एक नया सब्जेक्ट है आरएसएमएसएसबी के अंदर उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है। सो अभी आप कंफ्यूज मत हुइए, यहाँ जो मैसनरी इंग्लिश बॉन्ड या फिर फ्लैमिश बॉन्ड वगैरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट के साथ, है ना, इसके साथ नहीं करेंगे कवर अब। ओके। सो मैं एक बार डिटेल में आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हम इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सिलेबस में है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स, यानी मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्रिक कंस्ट्रक्शन करने के लिए या ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए। साइजेज ऑफ ब्रिक्स की स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, जैसे मॉड्यूलर ब्रिक है या फिर ब्रिक विद प्लास्टर है, सबके अलग अलग साइजेस होते हैं। तो किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लिए। जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है ब्रिक अर्थ के अंदर वो उसके ऊपर ब्रिक मैन्युफैक्चर हो जाती है, उसके बाद उस पर क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम बेसिकली मोल्डिंग करते हैं ब्रिक को, ब्रिक अर्थ यानी क्ले लेते हैं, ठीक है, उसको क्लीन के अंदर यूज करते हैं। और फिर इसमें यहाँ पे हमको ये भी पढ़ना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीन्स होती है ब्रिक के लिए उसमें टेम्परेचर हम क्या मेंटेन करते हैं और कौन कौन सी होती है, कौन सी बेस्ट है क्लीन। ठीक है। फ्रॉग, जो ब्रिक के ऊपर जो टॉप सरफेस के ऊपर एक डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉग। ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी साइजेस क्या है। देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक को या आईएस कोड को फॉलो नहीं करते, मतलब उनके पास ही नहीं होते। वो क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे या इस तरीके से चीजें फॉलो कर रहे हैं। अब हर जगह क्या है कि अलग अलग चीजें लिखी हुई है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। ब्रिक के अंदर जो ये सेपरेशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक, ये किसी भी कोड के अंदर ये प्रोविजन ही नहीं है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। ठीक है ना। कोड ने उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास ब्रिक कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बट प्रैक्टिस के बेसिस पे, फील्ड प्रैक्टिस के बेसिस पे डेफिनेटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर एब्जॉर्प्शन के मतलब कितना होता है, या एक गुड ब्रिक के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना अलाउ है, बट सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे इस तरह के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली रट लेते हैं कि भाई इसमें हम यही लगाएंगे आंसर, वो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा मैं सारी क्लासेस के अंदर, कि सो दैट कि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए और एग्जाम में आप एप्रोप्रिएट आंसर वहां पे टिक कर सके। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे दोनों चीजें ले ली, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक, देन ब्रिक क्लासिफिकेशन एज पर बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे लूंगा, क्वेश्चंस में ये सारी थ्योरी ऑलरेडी कवर हो जाएगी। देन फायर ब्रिक्स क्या है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स क्या है, क्योंकि आजकल जितनी भी ब्रिक्स होती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि फ्लाई ऐश को आपको यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, ब्रिक के अंदर। देन ब्रिक के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, शेप टेस्ट है, एब्जॉर्प्शन इन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, हार्डनेस, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार एग्जाम में, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन जो एफ्लोरेसेंस है, बेसिकली जो ब्रिक के ऊपर जो सॉल्ट आ जाता है पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होता है ब्रिक के ऊपर और उसमें क्या क्या कंडीशंस है, मॉडरेट लेवल क्या होता है, सीवियर लेवल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर टाइल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। टाइल के अंदर क्या होता है, कौन सी टाइल हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, मतलब फ्लोर के लिए या फिर वर्टिकल वॉल के लिए, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। देन फिर लाइम आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइम।
लाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइम है, शेल, स्टोन, कंकर लाइम, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन लाइम ऑन बेस्ड ऑन फैट लाइम जिसको हम रिच लाइम भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, पुअर या लीन लाइम क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ लाइम क्या है, स्लैकिंग क्या होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है लाइम का, और फिर जिप्सम का कंपोजिशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चीज को हम यहाँ पे इस क्लास के जो माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिक, लाइम एंड जिप्सम इंक्लूसिव टाइल एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बन सकते हैं वो सारे मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो हम मूव करते आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। साइज ऑफ फ्रॉग इन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक शुड बी केप्ट, ठीक है। फ्रॉग का साइज क्या होता है ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की पहले हम बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज की अगर आप बात करो या फिर आप बोलो कि मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, एक ही बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, 19 यानी 190 mm मल्टीप्लाई बाई 90 mm मल्टीप्लाई बाई 90 mm, ठीक है ना। ये mm में बात कर रहे हैं। अगर हम सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर की बात करेंगे। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है, ओके। सो साइज ऑफ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक ऑल्सो नॉन एज मॉड्यूलर ब्रिक इज 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जब हम मैसनरी के अंदर इसको प्लेस कर रहे हैं। एन इंडेंट कॉल्ड फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, उसके टॉप सरफेस के ऊपर एक डिप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉग क्यों प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट की जो मोर्टार आ रहा है जब हम इसकी मैसनरी वर्क कर रहे हैं तो जो मोर्टार आ रहा है उसके ऊपर और दूसरे ब्रिक के साथ वो अच्छा एक जॉइंट बना ले, ठीक है ना, की फॉर होल्डिंग द मोर्टार, ठीक है। इसलिए हम फ्रॉग प्रोवाइड कराते हैं। जो ब्रिक टाइल होती है उसके अंदर फ्रॉग नहीं होता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल ब्रिक है उसके अंदर हम मैसनरी में, कंस्ट्रक्शन में जो नॉर्मल ब्रिक यूज करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसमें जब बॉन्ड बनता है मोर्टार के साथ दो ब्रिक के बीच में, वो अच्छा बॉन्ड बनता है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रॉग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिक टाइल में हम नॉर्मली क्या होता है, पार्टीशन वॉल या पैरापेट वॉल के लिए यूज करते हैं जहां पे स्ट्रेंथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देन जो फ्रॉग का जो साइज है वो क्या होता है 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ओके। ये वाला जो 19 सेंटीमीटर है जो लेंथ वाइज वो 10 हो जाता है, जो विड्थ है वो बेसिकली आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब जो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 4 हो जाती है, और जो यहाँ पे 9 जो दूसरी डायमेंशन है लेटरल डायमेंशन वो 1 हो जाती है, ठीक है ना। LBH जो 3 डायमेंशन है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है फ्रॉग के केस में। तो फ्रॉग का जो फ्रॉग का साइज है फॉर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक वो कितना 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बता देता हूं, अगर मॉड्यूलर ब्रिक के अलावा आपसे बोलते हैं नॉमिनल ब्रिक का क्या डायमेंशन होता है, तो वहां पे हम लेते हैं 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, या यू कैन से 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एक ब्रिक का हम वॉल्यूम निकाले तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से इट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जब ये पूछा जाता है हमसे नॉर्मली कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो नॉमिनल साइज ब्रिक है वो कितनी लगेगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ करते हैं और आंसर हमारा कितना आता है 500, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसमें नई चीज हमको क्या मिली, ये साइजेस आपको पता था, नई चीज मिली कि फ्रॉक का भी साइज पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर थर्ड क्लास ब्रिक, ओके, इज how many percent of its dry weight when immersed in cold water for 24 hours period। जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है उसके अंदर हम ब्रिक को 24 घंटे के लिए ठंडे पानी के अंदर इमर्स करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक या ये बोल रहा है थर्ड क्लास ब्रिक के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। इसका आंसर देखिए 25% है, बट इसके केस में मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फील्ड प्रैक्टिस के बेसिस पर, नॉट BIS कोडल प्रोविजन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन नहीं है, फील्ड प्रैक्टिस के बेसिस पे ब्रिक्स को 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा सेकंड क्लास ब्रिक, देन थर्ड क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 12 से 15% होता है, सेकंड के अंदर 16 से 20% और थर्ड के अंदर 25% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो फील्ड प्रैक्टिस के बेसिस पे है, नॉट अकॉर्डिंग टू BIS कोडल प्रोविजन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 3, द डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद IS 1077 1992। ये ब्रिक के लिए कोड है,
1077 कोड होता है, ये कोड नंबर आपको याद होना चाहिए। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन लेंथ ऑफ ब्रिक इज लिमिटेड पर 20 ब्रिक्स एज। देखिए इसमें पर 20 ब्रिक्स क्या है कि कोडल प्रोविजन इसी लैंग्वेज में दिया हुआ है। पर 20 ब्रिक्स, जैसे मान लो आपका जो लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 19 सेंटीमीटर लेंथ थी हमारी मॉड्यूलर ब्रिक की। 20 ब्रिक का अगर हम सेट लगाएंगे तो 19 इंटू 20 यानी 380 सेंटीमीटर हो गई, या यू कैन से 3800 mm हो गई। सिमिलर वे के अंदर अगर हम, ये तो लेंथ हो गई, अगर विड्थ की बात करेंगे, ठीक है, और जो थर्ड डायमेंशन है हाइट, उसकी बात करेंगे या डेप्थ यू कैन से, तो ये तो 3800 mm होगी, वो 90 थी, तो 90 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 9 सेंटीमीटर थी, 9 सेंटीमीटर कितना मतलब हो गया 90 mm, 90 mm मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 1800 mm, क्योंकि 20 ब्रिक का सेट ले रहे और हाइट भी हमारे पास 1800 mm। तो ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम टॉलरेंस लेंथ में 20 ब्रिक के सेट में कितना हो सकता है, विड्थ में कितना हो सकता है, हाइट में कितना हो सकता है। यहां हमसे क्वेश्चन सिर्फ लेंथ का पूछा गया है। देखिए ये 1077 जो कोड है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। लेंथ मैंने जैसे बताया 3800 mm होगा, या 1800 mm या 1800 mm, ठीक है। इसमें जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 80 mm लेंथ के लिए, और विड्थ के लिए या हाइट के लिए प्लस माइनस 40 mm है। तो यहाँ पे हमसे लेंथ के लिए टॉलरेंस पूछा गया है 20 ब्रिक के सेट का। 20 ब्रिक ही क्यों ली है, क्योंकि आईएस कोड में इसी तरह के प्रोविजन है कि जो भी टॉलरेंस हम काउंट करेंगे वो 20 ब्रिक के सेट पे करेंगे, पर ब्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो 20 ब्रिक का जो सेट है उसमें जो मैक्सिमम टॉलरेंस है लेंथ के लिए कितना है, प्लस माइनस 80 mm। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर ब्रिक्स ऑफ हायर क्लासेस मोर देन 15, ठीक है, द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट शुड बी लिमिटेड टू। जैसा कि मैंने बोला था, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है यानी बीआईएस, वो ब्रिक को जो क्लासिफाई करता है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता है। अगर आपको बोलते हैं 12.5 क्लास है ब्रिक की, इसका मतलब 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है 15 यानी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ है। तो बोल रहा है कि ऐसी ब्रिक जिनकी क्लास 15 से ज्यादा यानी जिनकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा है उसमें मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये आपके कोड में है, कौन से कोड में दिया हुआ है, 3495 कोड के अंदर पार्ट 2, जो बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, वो ब्रिक्स के ऊपर जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो कोड जो आईएस है 3495 पार्ट 2 के अंदर डिस्क्राइब्ड है कि कैसे हम करते हैं, और वहां ही ये वैल्यू दी हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रिक व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन आईएस 3495 आफ्टर इमर्शन इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, water absorption should not be more than 20% by weight up to class 12.5 and 15% by weight for higher classes। यानी 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर जिन ब्रिक की स्ट्रेंथ है या जिनकी क्लास ब्रिक की इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग 12.5 तक है, उसमें मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है, 20%। अगर कोई ब्रिक इनसे ज्यादा स्ट्रेंथ की है या ज्यादा क्लास की क्लासीफाई है, उनमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा कितना होगा, 15%, ठीक है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, राइट। अब एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ये नहीं दिया होता कि फर्स्ट सेकंड क्लास है, ये सिंपली एक चीज दी होती है, गुड ब्रिक, ठीक है। गुड ब्रिक के अंदर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20% हो सकता है, और उसकी जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है गुड ब्रिक अर्थ के सेंस में, तो आप आंख बंद करके लिखेंगे 20% वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मिनिमम है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है गुड ब्रिक की केस में, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास फाइंड आउट हो गई। एक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है वो हो गया। दूसरा हमारा जो क्लास के हिसाब से है क्लासिफिकेशन जो बीआईएस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है वो है, और गुड ब्रिक के केस के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है वो मैंने आपके बता दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन या स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 10 ब्रिक आर एज स्पेसिफाइड बाय बीआईएस एज। मैंने जैसा कि बोला था आपको कि क्लास 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की क्रशिंग स्ट्रेंथ है। क्लास 10 का मतलब क्या होगा, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या यू कैन से 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 1077 जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वाला कोड है, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ
क्लास 10 ब्रिक इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, या तो 100 हो या 100 से ज्यादा हो, या तो 10 हो या 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम पोर्शन इन कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ? जो गुड ब्रिक अर्थ है उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें मिनिमम क्या होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं, देखिए ये है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। सबसे ज्यादा क्या होता है? सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, लाइम 10%, एल्कली लेस देन 10%, फेरिक ऑक्साइड लेस देन 7% एंड मैग्नीशिया 1%। तो एल्यूमिना और एल्यूमिना तो है नहीं आंसर, ठीक है। लाइम, अब लाइम और एल्कली के अंदर जो लाइम है वो ज्यादा है 10% है, और एल्कली जो है वो लेस देन 10%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम प्रोपोर्शन एल्कलीज का कितना? लेस देन 10%। ओके, ये कंपोजिशन याद रखना है ब्रिक का भी और सीमेंट का भी। जब हम नेक्स्ट क्लास में सीमेंट डिस्कस करेंगे तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इंप्रूव्स द इम्परवियसनेस ऑफ ब्रिक? ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्रिक की इम्परवियसनेस को इंप्रूव करता है। इम्परवियसनेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से जो उसकी पोरोसिटी है या पोरस है वो मटेरियल उसके अंदर से कम हो जाता है। ठीक है ना, इम्परवियस सरफेस है उसकी। ठीक है, उसके अंदर से जो वॉइड्स है, वो जो कनेक्टिंग वॉइड्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड इम्परवियसनेस। जैसे टाइल फ्लोर है, टाइल फ्लोर एक इम्परवियस फ्लोर है। फेरिक ऑक्साइड इंप्रूव्स इम्परमिएबिलिटी। इम्परमिएबिलिटी यही होता है बेसिकली कि कुछ भी सीपेज नहीं हो रहा उसके अंदर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स नहीं है उसके अंदर। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इंप्रूव इम्परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू ब्रिक। ठीक है, मतलब ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, एज वेल एज स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी ब्रिक को दे रहा है। फेरिक ऑक्साइड का ये इंपॉर्टेंस है ब्रिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स बर्निंग प्रोसेस इज डन इन 3 स्टेजेस। ठीक है, व्हाट टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेज? देखिए यहाँ पे 3 स्टेज होती है, मैं बता देता हूं आपको। बर्निंग ऑफ ब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एज इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक। कई बार क्या होता है कि ब्रिक बहुत ज्यादा बर्न हो जाती है, तो जो ओवर बर्न ब्रिक होती है वो भी कोई काम की नहीं रहती। तो बर्निंग एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होनी चाहिए ब्रिक की, जब ब्रिक को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो बर्निंग ही डिसाइड करेगी ब्रिक की हार्डनेस को, और जो स्ट्रेंथ वो मैसनरी को देगी वो बर्निंग ही डिसाइड करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम 3 क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बर्निंग केस के अंदर। एक, जबकि टेम्परेचर 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन स्टेज। जब टेम्परेचर 650 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेज। और एक स्टेज होती है विट्रिफिकेशन स्टेज, जबकि टेम्परेचर जो रहता है आपका 900 से 1250। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है इन्होंने, ये 900 से 1250। ठीक है, ध्यान रखना 900 से 1250। तो जब 900 से 1250 होता है तो हम उसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन स्टेज। तो 3 स्टेज हो गई, पहली डिहाइड्रेशन 400 से 650, ऑक्सीडेशन स्टेज जहां 650 से 900, देन विट्रिफिकेशन स्टेज जहां टेम्परेचर क्लिन का जो टेम्परेचर है वो 900 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो क्वेश्चन का आंसर तो यहां से आपको मिल गया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है उसके अंदर टेम्परेचर 650 से 900 रहता है। डिहाइड्रेशन स्टेज के अंदर वाटर हैज बीन रिटेन्ड इन द पोर्स आफ्टर ड्राइंग इज ड्रिवन ऑफ। ठीक है, वाटर स्टिल उसके अंदर जो पोर्स के अंदर है वो बेसिकली ड्रिवन ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। जो क्ले है, बेसिकली क्ले से ही आपकी ब्रिक बनती है, तो क्ले को जब आप मोल्ड करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर उसके पोर्स के अंदर रिटेन रहता है वो वहां से इवोपरेट हो जाता है, ड्रिवन ऑफ हो जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है इस स्टेज के अंदर, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं बेसिकली उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी यू कैन से डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेज। और विट्रिफिकेशन स्टेज जो होती है, जो ब्रिक को फाइनली उसको सॉलिड हार्डनेस और पर्टिकुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, वो क्या करती है, उस पूरे मास को एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट इज कॉल्ड विट्रिफिकेशन स्टेज। तो 3 स्टेजेस के अंदर जो ब्रिक की बर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी क्लिन को हम यूज करते हैं?
इसमें है बुल्स ट्रेंच क्लीन, इंटरमीडिएट क्लीन, हॉफमैन्स क्लीन एंड टनल क्लीन। देखिए बुल्स ट्रेंच, हॉफमैन्स एंड टनल ये तीनों ही कंटिन्यूअस क्लीन है। इंटरमीडिएट क्लीन जो है वो रुक रुक के चलती है, ठीक है, नाम से है। तो दो तरह की क्लीन हो गई, एक इंटरमीडिएट एक कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के तीन पार्ट हो गए, बुल्स ट्रेंच हो गया, हॉफमैन हो गया एंड टनल हो गया। तो जो ये भी पूछ रहा है कि अगर हम कंपेयर करें इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस क्लीन बेस्ट है, और कंटिन्यूअस क्लीन के अंदर भी जो बेस्ट है वो हॉफमैन क्लीन बेस्ट है, यानी सी ऑप्शन। देखिए कंटिन्यूअस क्लीन्स आर बेटर देन इंटरमीडिएट। बुल्स ट्रेंच, हॉफमैन एंड टनल क्लीन्स आर टाइप ऑफ कंटिन्यूअस क्लीन। Production of Bull's Trench Clean is approximately 3 lakh brick in 12 days. However, Hoffman's Clean produce 40 lakh brick in a season and may be also used throughout the year. यानी जो Hoffman Clean है वो 40 लाख ब्रिक एक सीजन में प्रोड्यूस करती है और वो मानसून से अफेक्टेड नहीं होती है, जबकि जो बुल ट्रेंच क्लीन है वो मानसून से अफेक्टेड हो जाती है। इसका मतलब जो ओवरऑल अगर थ्रू आउट द ईयर देखें हम तो उसका प्रोडक्शन कम होगा उससे। तो हॉफमैन क्लीन इज बेटर देन अदर कंटिन्यूअस क्लीन्स, ठीक है। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 1, जितने भी तरह की टेस्टिंग होती है वो 3495 के हिसाब से हो रही है। 3495 पार्ट 2 के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, 3495 पार्ट 1 के हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड पॉसेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की कितनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो IS कोड प्रोवाइड कराता है। इससे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ब्रिक को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड पॉसेस मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डेटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लूंगा, ठीक है, सो दैट की कोई कंफ्यूजन ना बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, अंडर द एफ्लोरेसेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, if deposit of efflorescence does not cover more than 10% of the exposed area of the brick, then presence of efflorescence is classified as very small, slight, heavy, moderate। मतलब 10% से ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा है, जो एफ्लोरेसेंस है बेसिकली जो सॉल्ट की वजह से पाउडर हो जाता है व्हाइट कलर का ब्रिक के ऊपर, तो उस तरह के हम सिचुएशन को या उस तरह के एफ्लोरेसेंस को हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि वो स्मॉल है या स्लाइट है या मॉडरेट है, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका एक कैटेगराइजेशन है। देखिए, एफ्लोरेसेंस इज ए क्रिस्टलाइन और पाउडरी डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट ऑफन विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। इट अकर्स व्हेन वाटर लीव्स बिहाइंड सॉल्ट डिपॉजिट ऑन द मैसनरी सरफेस। वाटर में जो सॉल्ट है वो अगर रह गया, ऐसा वाटर हम यूज कर रहे हैं, मान लो ब्रिक को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अगर उसको आप मॉइस्चर दे रहे हो ब्रिक को, तो उसको ऐसा वाटर अप्लाई कर रहे हैं हम जिसके अंदर सॉल्ट है, तो वो सॉल्ट उसके ब्रिक के सरफेस के ऊपर रह जाता है और ड्राई होने के बाद वो पाउडर फॉर्म के अंदर शो होता है। दिस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज, राइट, प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज 5 कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है निल, ठीक है, दूसरी है स्लाइट, तीसरी है मॉडरेट, हैवी एंड सीरियस। निल हम किसको बोलते हैं, जबकि जो एफ्लोरेसेंस है वो इम्परसेप्टेबल है, मतलब बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। स्लाइट हम किसको बोलेंगे, जबकि जो एफ्लोरेसेंस है वो 10% एरिया को कवर कर रहा है ब्रिक के, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आपका आंसर आ गया है वो तो स्लाइट आ गया, क्योंकि यहाँ 10% की बात हो रही है ना, क्वेश्चन में 10% की बात हो रही है। मॉडरेट एफ्लोरेसेंस हम किसको बोलते हैं, व्हेन डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का जितना भी एक्सपोज एरिया है उसका 10 से 50% पार्ट पे एफ्लोरेसेंस है, तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। हैवी किसको बोलते हैं, जबकि एफ्लोरेसेंस 50% से ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, मोर देन 50%। और सीरियस कंडीशन कौन सी होती है, जबकि डिपॉजिट है वो बहुत हैवी है और पाउडर फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। हैवी के केस के अंदर क्या होता है, पाउडर फॉर्म में डू नॉट पाउडर, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, हालांकि जो एरिया है वो 50% ज्यादा उस एरिया को वहां उसके एरिया के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और सीरियस कंडीशन क्या होती है, 50% से ज्यादा भी हो गया है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो ये सबसे ज्यादा बेकार सिचुएशन है, इसमें हमको फिर इसके ट्रीटमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 10% एरिया एक्सपोज एरिया को अगर कवर कर रहा है वो सॉल्ट या पाउडर्ड
efflorescence, then it is termed as slight efflorescence, right? Question number 12 है deformation of the shape of bricks caused by the rainwater falling on hot bricks is known as shelves, black core, bloating, all of the above। ये तीनों ही बेसिकली डिफेक्ट है ब्रिक के, बट तीनों अलग अलग तरह की कंडीशन है। देखिए तीनों ही डिफेक्ट है यहाँ पे। शफ्स कब है? शफ्स किसको हम बोलते हैं? डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक इज कॉल्ड शफ्स। यानी बरसात का पानी अगर गर्म ब्रिक के ऊपर गिर रहा है तो जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ब्रिक के अंदर, दिस इज कॉल्ड शफ्स। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा? डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक इज नोन एज शफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो शफ्स हो गया। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। उसके बाद सेकंड है ब्लैक कोर। व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन बिटुमिन मैटर और कार्बन एंड दे आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, द ब्रिक रिजल्ट इन ब्लैक कोर मेनली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बर्निंग में जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है उसमें कार्बन जितना भी ब्रिक के ऊपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी डिकम्पोज होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर जो बिटुमिनस मैटर या कार्बन, बिटुमिनस मैटर में भी कार्बन होता है ना, स्टिल अगर ब्रिक के अंदर है, मतलब ठीक है ना, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेज में नहीं हुआ, यानी प्रॉपर मतलब प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड ब्लैक कोर। ठीक है। तीसरा डिफेक्ट है ब्लोटिंग। दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी swollen mass of the surface of the burnt brick. It is caused due to presence of excess carbonaceous matter and sulfur in brick clay. अगर ब्रिक के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बोनेसियस मैटर या सल्फर है तो जो ब्रिक है बेसिकली वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, दिस इज कॉल्ड ब्लोटिंग। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि रेनफॉल, अगर हॉट जो रेनफॉल वाटर है वो अगर हॉट ब्रिक पे गिरता है तो क्या डिफेक्ट होगा? तो करेक्ट आंसर होगा शफ्स, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है क्लास 1 एसिड ब्रिक्स। ठीक है, क्लास 1 एसिड ब्रिक। अब एसिड रेजिस्टेंट जो ब्रिक होती है वो भी दो तरह की होती है, क्लास 1 क्लास 2। तो क्लास 1 एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक हैव मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक, कितना वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है? देखिए एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक जो क्लासिफाई की हुई है वो IS 4860 जो कोड है वो 1968 में आया था, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ है उसका। आर यूज फॉर मैसनरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स सब्जेक्टेड टू एसिड अटैक्स, लाइनिंग ऑफ सीवर्स, कैरिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एटसेट्रा। मतलब जो एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक हम यूज करते हैं, जैसे सीवर लाइन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है? क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका, तो H2SO4 वगैरह गैसेस बनती है। तो H2SO4 एक एसिड गैस है। तो अगर हम सीवर की लाइनिंग करने के लिए, यानी अंदर से उसको कवर प्रोवाइड करने के लिए ऐसे ब्रिक हम यूज करेंगे जो एसिड को रेजिस्ट कर सकती है, तो सीवर लाइन की आपकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक को यूज करते हैं, जो कि IS 4860 के हिसाब से क्लासिफाई है। अब यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी है एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक की। पहली है क्लास 1 ब्रिक। क्लास 1 ब्रिक जो रिकमेंड कर रहे हैं सीवियर टाइप ऑफ कोरोसिव एनवायरमेंट, ठीक है ना, हैव मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 2% है और मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 70 न्यूटन पर mm² है, राइट। क्लास 2 ब्रिक है उसको हम कहां पे यूज करते हैं? जो वर्किंग एरिया होता है जहां पे ऑयल वगैरह, जैसे आपकी फैक्ट्री वगैरह है जहां पे स्पिलेज ऑफ ऑयल की पॉसिबिलिटी रहती है, पेट्रोल पंप वगैरह होता है जहां पे स्पिलेज ऑफ ऑयल या एसिड की पॉसिबिलिटी रहती है, इस तरह की फ्लोरिंग को बनाने के लिए हम क्लास 2 ब्रिक को यूज करते हैं। वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 4% होता है और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 न्यूटन पर mm²। तो यहां से पूछे क्लास 1 के अंदर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है? वो 2% है, राइट। और क्लास 2 के अंदर कितना होता है? 4%। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्लास 1 के लिए 70 न्यूटन पर mm² जो मिनिमम है, और क्लास 2 के लिए जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 50 न्यूटन पर mm²। ओके, क्वेश्चन 14 पे आते हैं। मैंगलोर पैटर्न टाइल्स। टाइल्स क्या है कि काफी तरह की पैटर्न पे आते हैं, बट मैंगलोर पैटर्न टाइल जो होती है वो काफी पॉपुलर है। वो किस BIS कोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 1077 तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है ये तो ब्रिक के लिए है, ठीक है। C यानी IS 654। ये कह रहा है मैंगलोर पैटर्न टाइल आर द मोस्ट पॉपुलर टाइल स्पेसिफाइड बाय IS 654। ठीक है, कब आया था? 1992 में आया था कोड, विच इज क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस, क्लास AA एंड क्लास A। दो टाइप में टाइल हो गई।
क्लास ए के अंदर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 19% है, जबकि 24% किसके अंदर है, क्लास ए के अंदर। तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक के लिए याद किया, देन BIS कोड के अकॉर्डिंग याद किया, देन एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक के अकॉर्डिंग याद किया, और अब क्लास ए और क्लास ए टाइप की टाइल के लिए भी आपको याद करना है। एक के लिए 19% है, दूसरे के लिए 24%। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लाइम के क्वेश्चन है। विच ऑफ द लाइम इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग हाइड्रोलिक लाइम? हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए हम कौन सा लाइम इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना, जैसा कि मैंने सिलेबस के टाइम में बताया था, लाइम, शैल लाइम, कंकर लाइम, स्टोन लाइम, मैग्नीशियन लाइम, ठीक है, ये लाइम होते हैं। तो हम हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए कौन सा लाइम इस्तेमाल करते हैं, वो पूछा है। देखिए, कंकर लाइम इज एन इम्प्योर लाइम ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कंकर्स। ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब एक तरीके से बर्निंग होती है। कैल्सिनेशन ऑफ कंकर्स यानी इम्प्योर लाइमस्टोन, कंकर मतलब इम्प्योर लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, डग आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्सेज, यानी अंडरग्राउंड सोर्सेज से हम उसको बाहर निकालते हैं कंकर को, उसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन करने के बाद बेसिकली क्या होता है, उसको हाइड्रोलिक लाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। These occurs in the form of nodules and compact block. It is suitable for making lime sand mortar for substructure. It is commonly used for making hydraulic lime. कंकर लाइम जो कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर या अंडरग्राउंड सरफेसेस या सोर्सेज से हम निकाला जाता है, ठीक है, जिसका बेसिकली लाइमस्टोन होता है, इम्प्योर फॉर्म है लाइम की। ठीक है, उसको हम हाइड्रोलिक लाइम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम किससे बनता है, बेसिकली कंकर लाइम, यानी बी ऑप्शन। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, टाइम ऑफ स्लैकिंग इज लेस इन विच ऑफ द लाइम? हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, इक्वल इन बोथ, नन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फैट लाइम को हम क्या बोल सकते हैं, रिच लाइम यू कैन से, या प्योर लाइम। ठीक है, तो पहली बात तो हम बात करते हैं स्लैकिंग क्या होती है। तो स्लैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइम एज कैल्शियम ऑक्साइड यानी बर्ट लाइम और क्विक लाइम इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से स्लैक्ड लाइम, लाइम वाटर, पिकलिंग लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। सिंपल सी चीज है, जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं या बर्न्ड लाइम भी बोलते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, CaOH होल टाइप। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइम, लाइम वाटर, पिकलिंग लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्लैकिंग प्रोसेस। यानी सिंपल सी चीज है, क्विक लाइम के अंदर या प्योर लाइम के अंदर या फैट लाइम के अंदर वाटर को ऐड करना एंड देन कन्वर्ट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड लाइम, इट इज कॉल्ड स्लैकिंग एक्शन। ठीक है, तो स्लैकिंग में टाइम लगता है, यानी CaOH होल टाइप में कन्वर्ट होता है। तो फैट लाइम के केस के अंदर अगर हम यहाँ पे फैट लाइम यूज कर रहे हैं, यानी CaO इज फैट लाइम, तो ये 2 से 4 घंटे लगता है। लेकिन अगर यही लाइम हाइड्रोलिक लाइम है और हाइड्रोलिक लाइम से हम CaOH होल टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 12 से 48 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्लैकिंग के लिए जो टाइम है वो किसमें कम लगा, फैट लाइम के अंदर, यानी बी ऑप्शन। बाय स्लैकिंग वॉल्यूम ऑफ प्योर लाइम इंक्रीज 2 to 2.5 टाइम्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैट लाइम। ठीक है, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि स्लैकिंग एक्शन से वाटर लाइम के अंदर ऐड होता है, उसके वॉइड्स के अंदर फिल होता है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, अगर आप फैट लाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, प्योर लाइम यूज कर रहे हैं, रिच लाइम यूज कर रहे हैं, देन जो स्लैकिंग टाइम है वो कम होता है, 2 से 4 घंटे। अगर हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं तो 12 से 48 घंटे होता है टाइम। और स्लैकिंग क्या होता है, जो लाइम है बेसिकली आपका क्विक लाइम है या यू कैन से फैट लाइम है या हाइड्रोलिक लाइम है, इनको वाटर के एप्लीकेशन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड लाइम। ओके, क्वेश्चन 17, the hydraulic lime which is mostly used for structural purposes and the works carried out underwater, मतलब ऐसा कौन सा हाइड्रोलिक लाइम के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हाइड्रोलिक लाइम है जो बेसिकली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक लाइम इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मॉडरेट बर्निंग ऑफ रॉ लाइमस्टोन व्हिच कंटेन्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ क्ले एज 5 to 30%। ठीक है ना, सिलिका और एल्यूमिना कितनी होती है, 5 से 30% होती है। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ क्ले प्रेजेंट, दीज आर क्लासिफाइड एज फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम एंड एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम।
फीबली हाइड्रोलिक लाइम होती है, उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना का जो कंटेंट होता है काफी कम होती है, 15%। जो स्लैकिंग होती है स्लो होती है, और ये कहाँ यूज होता है? मोर्टार विद सैंड इन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, नॉर्मल वर्क के अंदर। जो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम होता है उसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ जाता है, 15 से 25% हो जाता है। जो स्लैकिंग है वो उसकी और स्लो हो जाती है फीबली हाइड्रोलिक के केस के अंदर, और ये यूज होता है बेसिकली गुड टाइप ऑफ मेडिसिनरी वर्क के अंदर। और जो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है वो बहुत प्रीमियम होता है, इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिना 25 से 30% हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और जो ये बेसिकली इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट की तरह काम करता है, यानी नॉर्मल सीमेंट की तरह इसकी सिर्फ सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी है, यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी हो जाती है। तो इट रिजेंबल वेरी मच टू पोर्टलैंड सीमेंट इन केमिकल कंपोजिशन। स्लैकिंग जो होती है इसकी बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, ठीक है, हार्डली नोटिसेबल है। इनिशियल सेटिंग टाइम इस तरीके, मतलब ये एक तरीके से सीमेंट ही बन गई। जो इनिशियल सेटिंग टाइम इस तरह के लाइन का वो 2 घंटे होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटे, ठीक है। सब प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये कहाँ यूज करते हैं? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या डैम कंस्ट्रक्शन है, वहां पर ये सक्सेसफुल है, या स्ट्रक्चरल पर्पज से यूज करना है, मतलब सीमेंट की तरह यूज होता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया है बेसिकली स्ट्रक्चरल पर्पज से या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा लाइम यूज कर सकते हैं। ऐसा लाइम यूज कर सकते हैं जिसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी हो, और ऐसा कौन सा लाइम है? एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, यानी सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑपरेशनल सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम फ्रॉम लाइमस्टोन? लाइमस्टोन से लाइम कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, देन कैल्सिनेशन या यू कैन से बर्निंग करेंगे, देन स्लैकिंग एक्शन होता है, यानी 1 2 3, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। द करेक्ट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ लाइमस्टोन, बर्निंग या कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, एंड स्लैकिंग ऑफ कैल्सिनाइट लाइम, ठीक है। जो लाइम जिसका कैल्सिनेशन हो चुका है, इट मीन्स वो उसको क्या बोलेंगे हम? कैल्सिनाइट लाइम, उसको स्लैकिंग एक्शन के अंदर लेके जाएंगे, ये थर्ड स्टेप है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, जिप्सम कंटेन्स कैल्शियम सल्फेट ऑफ अबाउट, 4 ऑप्शन, 74%, 80%, ठीक है, 92% एंड 60%। जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट कितना होता है? पहली बात, जिप्सम का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? जिप्सम इज ए हाइड्रेटेड सल्फेट, है ना, ऑफ कैल्शियम, एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन इज CaSO4.2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर करीब 80% के आसपास कैल्शियम सल्फेट होता है, 20% पानी होता है। मतलब जो CaSO4.2H2O है, इसके अंदर 2 चीज है, तो कैल्शियम सल्फेट, एक पानी है। तो कैल्शियम सल्फेट का जो प्रोपोर्शन होता है वो 80% होता है, पानी का प्रोपोर्शन 20% होता है। तो करेक्ट आंसर तो आपका बी ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच हैज इनिशियल सेटिंग टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज अबाउट 4 to 6 मिनट, मात्र 5-6 मिनट के अंदर सेटल हो जाता है, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम है इसका 30 मिनट, तो बहुत कम सेटिंग टाइम है, सीमेंट से भी बेटर हो गया अगर देखा जाए तो सेटिंग के केस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, द परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। फैट लाइम के अंदर जो प्योर लाइम होता है वो 95% होता है, जो इंप्योरिटीज होती है 5% होती है। तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास सी हो गया। The limestone from which fat lime is obtained should contain 95% calcium oxide, यानी CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, and about 5% other material in form of impurities, ठीक है। तो जो impurities होती है फैट लाइम के अंदर वो 5% होती है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम है वो 95% होता है, 95%। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सुर्खी इज यूज एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है सुर्खी हम फाइन एग्रीगेट की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये सैंड का सब्स्टिट्यूट है, राइट, इन कॉन्क्रीट। सुर्खी इज पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ओवर बर्न्ड ब्रोकन ब्रिक्स और क्ले बोर्ड, ठीक है। जो ब्रिक्स बेसिकली ज्यादा बर्न हो गई है उनको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और एज ए सैंड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड सुर्खी। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती है। It is used as substitute of sand for concrete and mortar. It has almost same function of sand, but also imparts some strength and hydraulicity. ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सैंड होती है वो स्ट्रेंथ के अंदर कोई इंपार्ट नहीं देता। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में जब हम सीमेंट, पानी, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उसके साथ सैंड मिला के हम यूज करते हैं, आरसीसी या मोर्टार में जो हम यूज कर रहे हैं,
उसके अंदर जो सैंड है वो कोई भी स्ट्रेंथ के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं देती है, ना ही हाइड्रोलिसिटी के अंदर। लेकिन सुर्खी जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर भी एज वेल एज हाइड्रोलिसिटी के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। क्यों देती है? कि सुर्खी जो है ब्रिक पाउडर है एक तरीके का, ठीक है ना। और ब्रिक पाउडर के अंदर जो कंपोजिशन होता है ब्रिक का वो इस तरीके का होता है कि वो स्ट्रेंथ और हाइड्रोलिसिटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो ये आज की क्लास यानी क्लास 28 ओवर हो गई। इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो ब्रिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एज वेल एज लाइम हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को सारे क्वेश्चन करके जाने हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो करना ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 29 के अंदर हम बात करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीमेंट। सीमेंट के साथ हम मोटर, दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे एक साथ, सीमेंट एंड मोटर, यानी क्लास 29 के अंदर, ओके। और इस वीडियो का पीडीएफ तो ऑलरेडी आपको इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल ही जाता है, तो आप उसको डाउनलोड करके वहां से रिवीजन के टाइम पर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ओके।